हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे सीडीपी के। ठीक है, बिना किसी देरी के आज क्लास स्टार्ट करूंगी और आपको वही आंसर अपने लगातार करते रहना है। ओके, तो ऑप्शंस जो भी हैं आपके सामने उनको पढ़ के आपको फटाफट से आंसर करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लर्निंग डज गार्डनिंग एड्रेस। ठीक है, तो देखिए जब गार्डनिंग करते हैं आप, यानी कि बागवानी करते हैं, जब आप पौधे लगाने का काम, पौधों की देखभाल करने का काम करते हैं ना, गार्डनिंग में तो यही सब आता है ना, जैसे आप अपने घर में भी करते होंगे या फिर स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे होती है, आपने देखी होगी। तो इसमें कौन सा लर्निंग स्टाइल है जो इसमें यूज होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो कुछ ये लर्निंग स्टाइल्स लिखे हुए हैं, तो आप फटाफट आंसर कीजिए कि कौन सा लर्निंग स्टाइल आएगा। विजुअल लर्निंग स्टाइल, यानी कि केवल दृश्य, यानी कि सिर्फ आप देख रहे हैं, देख के जो चीजें करनी है, ठीक है, वो वाला। या फिर ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, जिसमें सिर्फ मतलब श्रवण शैली का उपयोग होगा वो। या फिर एप्लीकेटिव होना चाहिए, यानी कि अगर आपने कुछ चीजें सीखी हैं उसको आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। जैसे आप कुछ चीजें आप सीख के आते हो, कोई ट्रेनिंग लेके आते हो, उसके बाद आप सपोज आपने सबने डाइट की होगी, ठीक है, किसी ने बीएड की होगी, वो बीएड आपने एक तरह से सब कुछ सीखा है। उसके बाद जब क्लास में जाएंगे आप, है ना, क्लास में जब आप जाएंगे उसके बाद क्या क्या सीखते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेटिव लर्निंग स्टाइल। ठीक है, कि आपने क्लास में जाकर उस चीज को कैसे प्रयोग किया, अपनी सीखी हुई चीजों का, तो वो अनुप्रयोग हो जाता है। ठीक है, आप जो सीख के कहीं अप्लाई करते हैं। उसके बाद है काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, जिसको हम क्रियात्मक, इसका एग्जैक्ट हिंदी अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि मुझे लगा क्रियात्मक ही होता है इसका शायद, काइनेस्थेटिक का। तो क्रियात्मक शैली, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए कि आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक शैली। ठीक है, काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, इसमें rather than listening to any lecture, और जो भी डेमोन्स्ट्रेशन देखने के अलावा या फिर कुछ लेक्चर सुनने के अलावा, किसी और को सुनने के अलावा, आप अपने आप जो है फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, तो शारीरिक श्रम करते हैं, मैं कह सकती हूँ इसमें। ठीक है, आप अपनी बॉडीली मूवमेंट्स का यूज करते हैं, अपने हाथ पैर, ठीक है, आपको हर अपनी पूरी बॉडी मूवमेंट की जरूरत होती है यहाँ पे काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल के लिए। ठीक है, आप पेड़ों में देख रहे हैं, आप गमले जब होते हैं, गमलों में आप खुदाई भी करते हैं, ठीक है, पेड़ों को फिर ट्रांसफर भी करते हैं, एक गमले से दूसरे गमले तक करते हैं, पौधों में पानी देते हैं, पौधों की कटिंग भी करते हैं। तो गार्डनिंग में बहुत सारी स्किल्स होती है। अगर कोई बेल बहुत चढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सहारा देने के लिए डंडा वगैरह लगाते हैं, स्टिक वगैरह लगाते हैं। मतलब इतनी मैं फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग नहीं हूं मैं, मतलब जो लोग, जिन लोगों को शौक होगा उन लोगों को ज्यादा पता होगा। तो द काइनेस्थेटिक में वही होता है कि आप किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं, यानी कि आप शारीरिक श्रम किस तरह से कर रहे हैं। कोई ना कोई क्रिया होनी चाहिए आपके हाथों से, पैरों से, मतलब मूवमेंट होनी चाहिए बॉडी की एक तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स। भाई दूसरों की नकल उतार के जो लर्निंग होती है, यानी कि उनका अनुकरण, सीधे नकल भी नहीं कह सकते हैं, नकल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में हो सकती है, लेकिन बेसिकली जब हम अनुकरण करते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे का व्यवहार होता है ना, वो अनुकरण कर करके सीखता है चीजों को, बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, तो इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। द रिसर्चर बेस्ट नोन फॉर स्टडिंग दिस टाइप ऑफ लर्निंग। देखो लर्निंग की ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ये किसी मतलब बोला है किसी थ्योरिस्ट ने कि भाई जब हम दूसरों को देख देख के उनका अनुकरण करके जो सीखते हैं उसको हम अधिगम कहते हैं। तो ये इनमें से किसने बोला है ये आपको बताना है। इसमें आपको कौन सी लर्निंग की बात है वो भी बतानी है और किसने बोला है ये भी बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है ऑब्जर्वेशनल, जो कि बेंडुरा कहते हैं। फिर सेकेंडरी है, मतलब ये लर्निंग जो है सेकेंडरी होती है, ये पैवलोव ने बोला है। ऑब्जर्वेशनल अगेन वॉटसन ने बोला है, या फिर सेकेंडरी स्किनर ने बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए फटाफट से। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था क्लियर क्वेश्चन। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बेंडुरा। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी इन्होंने, या फिर आप सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा जो है मॉडलिंग के थ्रू सीखता है। मॉडलिंग क्या होती है, जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हमने सपोज किसी को ऑब्जर्व किया, किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम खुद ट्राई करते हैं उस चीज को, है ना। जैसे मैंने पिछली बार आपको टीचर का एग्जांपल भी लिया था, हम अपनी मदर का भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, हम अपने फादर का भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसको हमने अपना मॉडल माना है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, हमें उसका बिहेवियर कॉपी करना अच्छा लगता है, तो दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग। ठीक है, तो ये थ्योरी दी थी बेंडुरा ने, तो उन्होंने कहा था इसी के थ्रू लर्निंग होती है, तो उनके अकॉर्डिंग लर्निंग यही होती है। ठीक है, बेंडुरा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें काफी चीजें भी बोली उन्होंने इनकी थ्योरी में, जैसे कि सेल्फ एफिशिएंसी की बात की है इन्होंने, कि बच्चा जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी, ठीक है, ऐसा नहीं है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, फिर से लिख के दिखा देती हूँ, एफिशिएंसी। ठीक है, तो सेल्फ एफिशिएंसी की बात करते हैं वो,
उसमें कहते हैं कि बच्चा जो है अपने आप ही इतना इफेक्टिव होता है, वो अपने आप को देखता है, अपने आप की भी वो क्या क्या कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी मॉडल को ले लेगा और कॉपी कर देगा, नहीं, बच्चा सेलेक्टिव मॉडल्स को लेता है और उसके बाद कॉपी करता है, और वो इतना सेल्फ एफिशिएंट होता है कि उसमें समझ होती है कि मुझे किस चीज को कॉपी करना है और किस चीज को मुझे कॉपी नहीं करना है, किस चीज का मतलब इमिटेट करना है, बिहेवियर किसका नहीं करना है। ठीक है, तो ये थे बेंडूरा। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस क्वालिफाइज टू बी एन इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात यहां पर की जा रही है। देखिए जो स्किनर थे, ठीक है, ये सब ने आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक इसके बारे में, तो इन्होंने अपनी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने रिइंफोर्समेंट की बात की हुई है। ठीक है, एक तो इन्होंने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की बात की है, एक इन्होंने नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात करी है। ठीक है, देखो अब ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में होता क्या है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो आगे आपको परेशान करेगी, उसका एक तरह से हम रिमूवल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देते हैं आप ये कर लीजिए तो ये चीज आपकी रिमूव हो जाएगी, है ना। तो इसमें इसका कंसिक्वेंस क्या होता है कि रिमूवल हो जाता है एक अनप्लीजेंट कह सकते हो या फिर पेनफुल स्टिमुलस का। ठीक है, मैंने आपको स्टिमुलस लास्ट टाइम भी समझाया था कि स्टिमुलस होता क्या है, या आई थिंक आपको नहीं समझाया, किसी और को समझाया था, ध्यान नहीं रहता। तो ये जो स्टिमुलस है ये होता क्या है, जितने भी एनवायरमेंट में चीजें प्रेजेंट होती है ना जो आपको इफेक्ट करती है, जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, वो स्टिमुलस होते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज आप चल रहे हैं, चलते चलते आपके पैर में जो है सपोज कंकड़ था बीच में, आपने ध्यान से देखा नहीं, आपका पैर उस पर गया, स्लिप हो गया, आप गिर गए। ठीक है, तो ये कंकड़ आपका स्टिमुलस हो गया, इसकी वजह से आप गिर गए। ठीक है, एक रिस्पॉन्स आया आपकी तरफ से कि आप गिर गए, और हो सकता है आप गिरे ना, आप संभल गए इसको देखकर। फिर आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई मैं रास्ते में देख के चलूंगा कि कंकड़ है कि नहीं है, या फिर गड्ढा है कि नहीं है ना, बहुत सारे। तो ये सारे आपके स्टिमुलस का काम करते हैं, क्योंकि इनके साथ आप एनवायरमेंट में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने के दौरान जो है आपके कुछ इंपैक्ट इनका नेगेटिव आ सकता है, कुछ आपका पॉजिटिव भी आ सकता है ना। तो ये स्टिमुलस होते हैं। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि आप किसी भी अनप्लीजेंट स्टिमुलस को जो है रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप अगर ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, सीट बेल्ट जो होती है वो क्यों पहनते हैं, एक तो अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं, है ना, क्योंकि अगर हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट होगा तो आपको ज्यादा गहरी चोट लग सकती है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो हम उन चीजों को अवॉइड करने के लिए सीट बेल्ट पहनते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गया नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का। ठीक है, या फिर आप सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं कि भाई ट्रैफिक वाले जो है पकड़ लेंगे और हमसे फाइन ले लेंगे। ठीक है, तो हम उस डर से भी पहनते हैं। तो मतलब एक तरह से आपको ये सीट बेल्ट आपका पहनना जो है आपकी किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, उसको आप रिमूव कर रहे हैं इसके थ्रू, तो इसको हम बोल देंगे, सीट बेल्ट पहनने को बोल देंगे हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। ठीक है, ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें रिमूवल हो रहा है किसी चीज का। ठीक है, रिमूवल हो रहा है उस सिचुएशन का जो अनप्लीजेंट है आपके लिए, जो आपको तकलीफ देती है। ठीक है, जो आपको मतलब दुखी कर देती है, उस चीज का रिमूवल कर रहे हैं और उसके बदले में आपको कुछ और काम करना है। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये होगा, क्योंकि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, देखो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और समझा देती हूँ आपको। पॉजिटिव में क्या होता है कि भाई ठीक है, आपको एक बिहेवियर चाहिए एक बच्चे से, सपोज बच्चे से बिहेवियर चाहिए कि वो सारा काम कर ले अपना, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आजकल, है ना, बच्चे करते नहीं है काम। तो आपने कह दिया कि ठीक है भाई आप ये एक वीक का काम मुझे कंप्लीट करके दो, तो मैं आपको जो है, जैसे मम्मी पापा ने कह दिया कि आप करके दो तो मैं आपको जो है खेलने जाने दूंगी। ठीक है, या फिर मैं आपको टीवी देखने दूंगी डेली 1 घंटा, अगर आप ये काम कर दोगे। तो यहाँ पे ये टीवी देखने देना आपका क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, क्यों, इसके थ्रू आप एक बिहेवियर को जो है करवाना चाह रहे हैं बच्चे से, उसका रिपीटेशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस रिपीटेशन के लिए आपको ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बच्चे को देना पड़ेगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। ठीक है, और जो कार और सीट बेल्ट वाला था वो आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का एग्जांपल होगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गई होंगी आपको चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में कंफ्यूज मत होना। और देखो पनिशमेंट जो होती है ना, वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है ना ही वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो स्किनर ने पनिशमेंट ये नहीं कहा था कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट एक अलग चीज की होती है, उसमें आपकी फिजिकल अब्यूजिंग, बुलिंग सब आ जाता है। ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के बारे में जो है इनमें से कौन सी चीज जो है वो सच नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है,
तो देखो लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, लर्निंग में कोई एक्सपीरियंस होता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स, मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। लर्निंग इज ए पर्सन्स ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और रिस्पॉन्स और एक्शन, मतलब किसी ने एक ऑब्जर्वेशन करी किसी बिहेवियर की या किसी एक्शन की या किसी रिस्पॉन्स की, ठीक है, तो वो होती है लर्निंग की, भाई ठीक है उसने ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट होता है बिहेवियरल चेंज दैट अकर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट, ये जो भी चेंजेस होते हैं लर्निंग में वो सारे परमानेंट होते हैं लर्निंग में, ठीक है। तो ये आपको फटाफट से आंसर करना है, तो इसका आंसर कीजिए। देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा लर्निंग, बाकी सब लर्निंग है। लर्निंग में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको होगा, ऑब्वियसली होगा, तभी तो लर्निंग होगी। कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे उसके बाद ही कुछ अनुभव आपको आएगा, तभी तो आप लर्निंग करोगे। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सब आपके संज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी से, आपके इमोशन से, सब चीजों से लर्निंग जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा भाई, ये इवेंट्स तो होंगी, साइकोलॉजिकल इवेंट्स आपके साथ होती है। हो सकता है कई बार आप दुखी होकर कुछ लर्न कर लेते हैं, कई बार आप खुश होकर लर्न कर लेते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो साइकोलॉजी तो उसमें होती ही शामिल है। उसके बाद बिहेवियरल चेंज, देखो लर्निंग जब भी कोई भी चेंज आप में आता है जो परमानेंट हो जाता है उसी को लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। अगर वो चीज परमानेंट नहीं हुई है दैट मीन्स कि वो लर्निंग नहीं है, वो हैबिचुएशन हो सकती है, वो आपकी परफॉर्मेंस हो सकती है, ठीक है, वो आपकी जस्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा था, सीखना एक व्यक्ति का मनाया व्यवहार प्रतिक्रिया कार्रवाई है, मतलब आपने किसी को ऑब्जर्व कर लिया तो यही आपका सीखना है। ये सीखना कैसे हुआ, आपने ऑब्जर्व तो किया लेकिन क्या आपने उसको परमानेंट चेंज कर लिया अपने बिहेवियर में उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू, भाई इसने ऐसा किया है तो आप लाइफ भर उसको वैसा ही करते रहे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्वेशन की बात हुई है कि आपने ऑब्जर्व किया है किसी बिहेवियर को, किसी रिस्पॉन्स को या फिर किसी एक्शन को, तो सिर्फ ऑब्जर्व करना ये नहीं होती, लर्निंग नहीं होती, ठीक है। आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे, सपोज आप मुझे ऑब्जर्व कर लो या फिर आप किसी और चीज को ऑब्जर्व कर लो, लेकिन उसके थ्रू आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया, क्या वो चेंज परमानेंट था कि नहीं था, दैट इज लर्निंग, ठीक है। लेकिन जस्ट ऑब्जर्व करना तो लर्निंग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और ये भी याद रखना कि भाई लर्निंग जो है हमेशा उसमें बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका टेम्परेरी चेंज है, आपने 3 महीने तक वो चीज की फिर आपने छोड़ दी तो वो भी लर्निंग है, वो लर्निंग नहीं कहलाती है। और अगर आपको डाउट होना है इस क्वेश्चन पे तो आप 11th क्लास की साइकोलॉजी की उसमें चैप्टर है लर्निंग पूरा, ठीक है। मैं तो कहूंगी आप सभी लोग जो है 11th की साइकोलॉजी की बुक पढ़े। कुछ बच्चे कह रहे थे कि लोरा ई बर्क जो है बहुत मोटी बुक है, वो हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब भाई सरकारी नौकरी चाहिए, मोटी तनख्वाह चाहिए, तो मोटी बुक भी पढ़ो ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर भाई कैसे काम चलेगा। चलो आप लोरा बर्क नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट 11th की साइकोलॉजी की, वैसे 12th की भी अच्छी है लेकिन 11th की ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो 11th की साइकोलॉजी की जो NCERT की बुक है ना वो आप जरूर फॉलो करें। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये हिंदी में भी मिल जाएगी, ये इंग्लिश में भी मिल जाएगी, तो इसमें लर्निंग चैप्टर आपका कवर हो जाता है पूरा, काफी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। उसमें कंडीशनिंग, लर्निंग सब कुछ है। तो प्लीज आप लोग ये साइकोलॉजी की बुक जो है NCERT की 11th क्लास की जरूर पढ़ें, चाहे तो आप साइट से डाउनलोड कर ले, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो भाई मैंने बता दिया, जितने बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन सी बुक पढ़े, एक प्रॉपर बुक नहीं है KVS PRT की। अगर आप चाहते हैं कि एक बुक में आपको सब कुछ मटेरियल मिल जाए, आप बिल्कुल मेहनत ना करें तो ये नहीं होगा। आपको मटेरियल इधर उधर से सर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, किसी ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी जिंदगी बदल जाती है, तो आप लोगों को जिंदगी बदलने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मोटी बुक हो चाहे पतली हो, उसका ध्यान मत दिया करो, कंसेप्ट देखा करो कितना अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। भाई छोटे बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में पेरेंट्स का कैसा रोल होना चाहिए ये आपको बताना है ना। फटाफट से आंसर करो। सिंपैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कि कुछ होना ही नहीं चाहिए, तटस्थ है आप, कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है बच्चे के साथ, हो रहे दो, नहीं हो रही नहीं होने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो होगा नहीं। नेगेटिव आप देख कर ही एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचता है सिंपैथेटिक और प्रोएक्टिव। तो देखिए हमें हमेशा बच्चों के साथ प्रोएक्टिव, अगर इन ऑप्शंस की बात करो, सिंपैथी होनी चाहिए, लेकिन हम टोटली सिंपैथी को नहीं करते, अरे बच्चे ने थोड़ी सी भी गलती करी है बेटा कोई बात नहीं और ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको चोट लगी तो बस आप सिंपैथी दिखाए जा रहे हैं, नहीं, इससे तो बच्चा आपका दब्बू बन जाएगा बात बात में सिंपैथी दिखाने से, है ना। आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए। देखो एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस होता है। एम्पैथी होती है एक होती है सिंपैथी, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी स्पीड की वजह से खराब हो जाती है गाइस, ठीक है। एम्पैथी का और सिंपैथी में क्या फर्क है, यहाँ पे जस्ट आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, अरे आपके साथ इतना बुरा हो गया, अरे बड़ा दुख हो, इस टाइप की सहानुभूति दिखा दी आपने, ठीक है, थोड़ी हेल्प कर दी। एम्पैथेटिक का होता है कि जिस सिचुएशन में बच्चा है आप उस सिचुएशन में जाकर सोचिए और समझिए कि अगर आप उस जगह पर होते तो आपके साथ क्या होता। मतलब जो दूसरों के साथ हो रहा है उसको अपने से रिलेट करो, अपनी जिंदगी से रिलेट करो, आप देखो कि आपके साथ अगर सेम चीज होती तब आपको कैसा लगता है या तब आप क्या करते, तो दैट इज
इज योर एम्पैथेटिक फीलिंग, ठीक है। तो हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए बच्चों के साथ, नॉट ओनली सिंपैथेटिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो प्रोएक्टिव होगा। प्रोएक्टिव का मतलब है कि आपको आगे से आगे बढ़कर छोटे बच्चों पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल हैं, आप उनके पेरेंट्स हैं, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द जग एंड मग मॉडल, ठीक है। तो इसका आंसर करो फटाफट से, लर्निंग का ही पार्ट है एक तरह से अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कि आपका DSSS में आया हुआ है ना, मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपके ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, वही क्वेश्चन उठा रही हूँ। मतलब वो लर्निंग वाला मैंने खुद बनाया था क्योंकि NCERT बुक मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है, तो वो लर्निंग वाला जो 4th क्वेश्चन था वो मैंने खुद फ्रेम किया था। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। जगमग मॉडल क्या है? ए मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम, भाई एक नया तरीका, आधुनिक तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। एंशियंट वे ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम, प्राचीन तरीका है, प्राचीन यहाँ पर वेदों में चले जाइए आप, ठीक है, जो बिल्कुल प्राचीन हमारे। द लेटेस्ट वे, बिल्कुल नवीनतम तरीका है, ठीक है, एकदम नया है, अभी अभी आया है। या फिर ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम, या फिर पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीके में हम ये बात कर सकते हैं कि जितने भी हमारे NCF थे उनके आने से पहले, या जो भी मतलब डंडा रूल होता था ना स्कूल्स में, वो वाला पारंपरिक रूल जो हमेशा से चलता आ रहा था, जो मतलब मैं भी जब क्लास में थी 11th में 12th में, तब वो चीजें वही चीज फॉलो होती थी जब मैं स्कूल में थी, है ना। डंडे का रूल होता था कि मास्टर डंडा लेकर बैठा है और आपने गलती कर दी तो आप गए काम से, वो वाली चीज है, ठीक है। लेकिन अब तो आपको पता है कि बच्चों के काफी रूल्स हो गए हैं। तो फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। देखो, जग एंड मग मॉडल समझना जरूरी है, पहले समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। जग एंड मग मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जगमग में क्या होता है कि इसमें यह माना जाता है कि भाई टीचर जो है वो आपका मग है, भरा हुआ मग है एकदम, ठीक है। उस मग में बहुत सारा मटेरियल है। ओके, सपोज ये मग है, इसमें बहुत सारा मटेरियल है, और बच्चा जो है एक जग है, ठीक है, जग है, जग की शेप मतलब ऐसी होगी थोड़ी सी, है ना, और वो खाली है, ठीक है। ये है आपका चाइल्ड जो कि आपका जग है, और ये है आपका टीचर जो कि भरा हुआ मग है। अब कहता क्या है मॉडल कि यहां से नॉलेज ट्रांसफर होगी यहां पर, और आप सारा खाली कर देंगे। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, जितना सब कुछ है, वो सब आप यहाँ पे खाली कर देंगे। सूचनाओं का एक सैलाब सा ले आएंगे, आप नॉलेज को बस फिक्स कर देंगे, भर देंगे और दे देंगे बेटे को, बेटा आप लो और इससे पढ़ाई करो, ठीक है। मतलब ये आप लो और अब अपनी रियल लाइफ में जाओ और देखो कैसे डील करना है। तो ये मॉडल क्या कहता है, देखो ये एक बिल्कुल पैसिव मॉडल है अगर मैं कहूं, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। तो बच्चे को यहाँ पर बिल्कुल एक खाली जग माना गया है, मतलब बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है। आपने जो सारी सूचनाएं सब उसको देनी है, वो वही करेगा जो आप सिखाएंगे, जो करेंगे, ठीक है। बच्चे को कुछ नहीं पता है, उसका अपना खुद का दिमाग नहीं है, वो खाली है, बिल्कुल एम्प्टी जग है उसका दिमाग, ये कहता है, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। पारंपरिक जो तरीका होता था, पारंपरिक क्लासरूम्स होते थे, वहां पे हम क्या करते थे भाई, टीचर जाते थे, लेक्चर देते थे, तू पढ़ और हो गया पाठ खत्म। SST के लेक्चर हो गए, हिंदी के लेक्चर हो गए, बड़े बोरिंग होते थे। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं मोस्टली की बात कर रही हूँ, और मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया अपने स्कूल्स में, ठीक है, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह के हालात थे उस टाइम पे, ठीक है। अब तो बहुत ज्यादा सुधार हो गया है, अब तो आपको प्रोएक्टिव बनाया गया है, ठीक है। तो मतलब क्या होता था इस वे में कि ठीक है, आप एक मैकेनिकल वे में चल रहे हैं, ठीक है, आप कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं करवा रहे हैं बच्चों को, आप बच्चों की खुद की नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं आप। मतलब वहां पे आपने उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम भी देखा होगा कि आपको 100 नंबर का पेपर लिखना होता था, ना कोई एक्टिविटी बेस्ड आपका इवैल्यूएशन था, ना असेसमेंट था। बस आपको उन 100 में से जितने नंबर आ गए, आपके 2-3 बार आपके पेपर हो जाते थे, आप पास हैं उस 100 नंबर में, कितना आप रिप्रोड्यूस कर पाए, टीचर ने कितनी नॉलेज दी और कितना आप पेपर में लिख पाए, ये आपकी नॉलेज का एक्चुअल टेस्टिंग होता था। और बच्चे को इसमें पैसिव रोल मिला हुआ था, जबकि टीचर का एक्टिव रोल था। टीचर भरे जा रहा था, नॉलेज भरे जा रहा था, और बच्चा बेचारा दबे जा रहा था उस नॉलेज के नीचे, है ना उसको खुद पता था कि वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, रटना है बस, चीजों को रटते जाना है और पेपर में लिखते जाना है। तो दिस वाज द जग एंड मग मॉडल ऑफ लर्निंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। वैसे आप लोगों ने भी काफी एक्सपीरियंस किया होगा। देखो करने को तो टीचर आज भी करते हैं, है ना, कई टीचर होते हैं ऐसे कि भाई नहीं करते, वैसे ही मैकेनिकल वे में पढ़ाते हैं। लेकिन देखो, आप कल को क्या बनेंगे, आपको अपने आप को बेटर बनाना है ना। दूसरे क्या कर रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम कितना ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं, अपने आप में हम कितना सुधार ला पा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसी के साथ। 7th क्वेश्चन, इफ ए चाइल्ड फ्रॉम नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंजेस टू इंग्लिश मीडियम, शी और ही एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन लर्निंग। भाई एक बच्चा था जिसके पास नॉन इंग्लिश मीडियम था, सपोज वो हिंदी मीडियम भी हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है कि साउथ के स्टेट से आया हो, तो उसके पास उस हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है। मैं जस्ट हिंदी की बात कर रही हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, या फिर कोई और भी हो सकता है, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि नॉन इंग्लिश है, और उसके बाद वो चला गया भाई इंग्लिश मीडियम में। अब उसके लिए भाई बड़ी डिफिकल्टी हो रही है लर्निंग में। तो ये किस टाइप का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये आपको बताना है।
तो देखो आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत कॉमन है, ठीक है। देखो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फिर लर्निंग इज नॉट ट्रांसफर, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही है ना, ये तो लास्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखो C0 का क्या मतलब होता है, जब आपकी पहले की किसी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से दूसरे में अगर आप ट्रांसफर हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, नॉलेज का है, कोई भी सिचुएशन का, तो ये नॉलेज जब आपकी इस नॉलेज में कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रही, ना रुकावट पैदा कर रही है, ना कोई मतलब आपको हेल्प कर रही है, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं है, तो वो जीरो हो जाता है, नल हो जाता है, एकदम वॉइड, नल एंड वॉइड कहते हैं ना, कुछ असर नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। लेकिन मान लो कि पहले की लर्निंग आपकी नई लर्निंग में जो है थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है, मतलब उस पहले की लर्निंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है, तो दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब कुछ तो हेल्प मिल रही है ना। लेकिन जब पुरानी लर्निंग जो है नई लर्निंग में जो है रुकावट डाल रही है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब देखो नॉन इंग्लिश था बैकग्राउंड मीडियम उसका, ठीक है, अब नॉन इंग्लिश से एकदम से वो इंग्लिश मीडियम में आ गया, ठीक है, ऑब्वियसली उसने एक लैंग्वेज सीखी हुई है अपनी, जो भी है उसके रूल्स उसको लर्न होंगे, अब वो इंग्लिश मीडियम में आता है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में जो है उसको डिफिकल्टी हो रही है पढ़ने में, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि उसने सब कुछ हिंदी में पढ़ा है या फिर जिस भी लैंग्वेज में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट चला जाएगा, है ना, बच्चे के लिए, एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन लर्निंग, तो उसको थोड़ी सी लर्निंग होगी। इसमें लिखा गया है गाइस, ठीक है, इसमें मैं अपने आप से नहीं बना रही हूँ, इसमें ये लिखा गया है कि शी और ही एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, उसको डिफिकल्टी हो रही है लर्निंग में। हो सकता है किसी किसी का ना जो मल्टीलिंग्वालिज्म जो जानते हैं वो तो हमारे लिए सोर्स हो जाता है कि उसमें थोड़ा एनरिचमेंट मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि उसको डिफिकल्टी हो रही है अपना नया एक्सपीरियंस लेने में, तो जहां डिफिकल्टी होती है पुराने एक्सपीरियंस की वजह से, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं से उठाया हुआ है, किसी पेपर से उठाया हुआ है, याद नहीं एग्जैक्ट कौन से पेपर से उठाया हुआ है, और मतलब इसमें आंसर नेगेटिव ही था, और मतलब क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है। देखो वैसे लैंग्वेज लर्निंग जब होती है ना, तो माना यह जाता है कि जो दूसरी लैंग्वेज है वो हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं करती हैं, है ना, मतलब हमेशा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं करते, कई बार उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेज आती है तो आप कहीं ना कहीं एक जनरल सिस्टम जो रूल होता है हमारे दिमाग में होता है, लैड सिस्टम लैंग्वेज के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ही और शी डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी, लेकिन उसको डिफिकल्टी हो रही है, दैट मीन इट इज अ नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। इस बेसिस पे नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और अगेन ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, और मैं इसके आंसर जो है प्रॉपर आंसर की के अकॉर्डिंग आपको दे रही हूँ, तो ये मत सोचना कि ये गलत है या जो भी है। वाई इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, प्रेरणा बोलते हैं, एक तो आंतरिक प्रेरणा, एक बाहरी प्रेरणा। तो भाई ये कह रहा है कि आंतरिक प्रेरणा जो है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो बाहरी से बेटर क्यों है, ये बताना है आपको, ठीक है। ये तो हमें पता है कि इंट्रिंसिक ही बेटर होता है, तो आप बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। चिल्ड्रन लर्न ड्यू टू फियर, कार्ड तो बिल्कुल ठीक है, अंदर वाले मोटिवेशन जो आपके अंदर से आ रहा है, बिल्कुल उसमें फियर किस बात का। इट एक्सेलरेट सेल्फ लर्निंग, इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, इट इंक्रीजेस स्टूडेंट डिसिप्लिन, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑल ओवर लर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही है, तो ये आप कट कर सकते हैं। फिर पीयर लर्निंग का यहाँ पर रोल नहीं है, यहाँ पर इंट्रिंसिक है, आपके अपने खुद के उससे है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इससे आत्म सेल्फ लर्निंग होती है। देखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, आप में से कुछ कई लोग, मैं आप लोगों का एग्जांपल देती हूँ, कई लोग ऐसे होंगे जो इंट्रिंसिकली मोटिवेट होंगे। इंट्रिंसिक में आपका ये पार्ट आता है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, यानी कि इंडिपेंडेंट बनना है आपको, ठीक है। इंडिपेंडेंट बनना है, इसीलिए आप नौकरी पाना चाहते हैं, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको किसी के, एक तो ये धारणा होती है कि आपको बनना ही बनना है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन जब आप बाहरी रिवार्ड के लिए कुछ पढ़ते हैं ना, बाहरी कोई आपको चीज मिल रही है, प्रोत्साहित कर रही है कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपको एक सैलरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी मिलेगी, सैलरी से हम स्कूटी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, है ना, जो भी खरीदेंगे, तो ये आपके एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स है, दैट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आप में से कई लोगों के हो सकता है मिक्स भी हो सकते हैं कि आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का सिर्फ यही है कि मुझे तो इंडिपेंडेंट बनना है, या फिर मुझे अपने आप में कुछ करना है, मुझे सब कुछ प्रूव करना है कि मैं भी बेस्ट हूं, मैं भी जॉब लग सकता हूं। ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, क्योंकि आपको मोटिवेशन कहीं बाहरी रिवॉर्ड से नहीं मिल रहा है, आपको ये है कि हाँ भी मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि आई एम बेटर, ठीक है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि ये एक्चुअल में ये रिवॉर्ड नहीं है, ये आपको अपने आप को प्रूव करना है, आप अपनी काबिलियत प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज योर इंट्रिंसिक मैटर। लेकिन जब आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की तरफ भागते हैं कि हाँ भाई मुझे सैलरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे तनख्वाह चाहिए, मुझे एटीएम कार्ड चाहिए, सैलरी निकालूं मैं हर महीने, मतलब ये वाली चीजें होती है ना, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक में चला जाता है, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली ये आपकी सेल्फ लर्निंग में, आपके सेल्फ अपलिफ्टमेंट में जो है
ये प्रमोट करता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आपके अंदर पढ़ाई का जज्बा है, जुनून है, तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन आप जब जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए और मुझे नौकरी चाहिए क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, तो आप अगर बिल्कुल जबरदस्ती कर रहे हो, एक तो होता है कि नहीं आपको लगन है, आप में मेहनत है, दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन अगर जबरदस्ती कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है करनी है और ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, वो आपका एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि वो आप रिवार्ड्स पर जा रहे हो। आपका यूं नहीं है कि हाँ भाई मुझे लाइफ में कुछ अपने लिए करना है ना, वो वाली चीज नहीं है। ओके, तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में जो है ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, फटाफट बताइए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सजा, पुरस्कार, प्रेरणा और प्रशंसा। अब मोटिवेशन का क्वेश्चन किया है आपने, तो क्वेश्चन जो है बड़ा ही मतलब इजी है ये क्वेश्चन। ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन। मैंने कहा ना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरह के मोटिवेशन काम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना आपको भौतिक चीजें तो दिला देता है, लेकिन जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो एक्सट्रिंसिक से नहीं आता है, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आता है। तो यानी कि प्रेरणा, आपको सही प्रेरणा मिलेगी तो आप जो है अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे। लेकिन आपको गलत डायरेक्शन में किसी ने दे दिया, या फिर मतलब आप ये कह लीजिए कि आप मतलब बाहरी चीजों तक ही सीमित रह गए, तो वहां पे आपको सीखने के लिए प्रेरणा नहीं मिल पाती अच्छे से, है ना। तो यानी कि सजा तो हो ही नहीं सकती। देखो पुरस्कार हमेशा काम नहीं करते, है ना। मतलब रिवॉर्ड, आप एक बच्चे को कहोगे कि आप चॉकलेट ले लो और आपको मतलब ये काम करना है, वो एक ना एक दिन उब जाएगा कि इतनी चॉकलेट खा चुका, आप क्या चॉकलेट के लिए काम करना है ना, ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है। उसके बाद प्रशंसा की बात करूं तो आपने सिर्फ प्रशंसा कर दी, तो इससे कोई लर्निंग थोड़ी होती है। आपने 2 बार कर दी प्रशंसा, 3 बार कर दी प्रशंसा, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो चीज कांस्टेंट होती चली जाती है, मतलब नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब आप प्रेरित हैं, अंदर से प्रेरित हैं, आपको लगता है कि हाँ वो जज्बा आपके अंदर कायम है। जैसे लोग जो IPS की तैयारी करते हैं ना, वो अंदर से प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो 5-6 साल भी कई लोग तैयारी करते हैं, कई लोग 10-10 साल तक लगे रहते हैं सिर्फ क्योंकि उनको कामयाबी चाहिए। ठीक है, वो अपने 5 साल 6 साल जिंदगी के मतलब निकाल देते हैं सिर्फ पढ़ाई में। वो कहीं ना कहीं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, है ना, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक टिकती है। ये जो लर्निंग होती है ना, ये ज्यादा दिन तक टिकेगी और इसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट से। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने आपको दिया। सपोज यू आर द चेयरमैन या चेयरपर्सन कह सकते हैं ऑफ ए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हाउ वुड यू प्लान टू इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन। सपोज आप चेयरमैन है या फिर आप चेयरपर्सन है, चेयरमैन तो नहीं कहूंगी, जेंडर बायसनेस हो जाएगा। सपोज आप चेयरपर्सन है, ठीक है, जहाँ पे लड़कियां हैं वो चेयर विमेन हो जाएंगी और लड़के वो चेयरमैन हो जाएंगे। तो भाई चेयरपर्सन आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, और आपको ये ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करनी है एजुकेशन में, जो भी आपके अंडर आते हैं, जो भी स्कूल्स आपके अंडर आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है ये आपको बताना है। ओके, तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए। लोअर ऑर्डर, हाई ऑर्डर, इसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारी और डाइवर्जेंट का मतलब अपसारी। अगर मैं गलत हूं तो बता देना, ठीक है। अभिसारी अपसारी में अगर फिर भी कोई डिफरेंसेस हो, मतलब ऐसी चीजें हो तो बता दिया करो, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे को ये जो गूगल ट्रांसलेशन है ना ये अपने अकॉर्डिंग करता है। हायर लेवल, देखो इसमें लोअर लेवल तो आप काट ही दो, है ना, क्योंकि जब आपको क्वालिटी इंप्रूव करना है एजुकेशन का तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको बहुत सारी चीजों पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको लोअर लेवल की थिंकिंग की जरूरत नहीं है कि ठीक है आपने रट के चीजें कर दी, या इतना सा क्वेश्चन था उसको आपने जवाब देके छोड़ मतलब रफा दफा कर दिया, वो वाले काम नहीं है। यहाँ पर तो आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, आपको हो सकता है ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा सुपरविजन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, जब जाके आप क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये तो हमने सीख लिया कि हाँ भाई हायर ऑर्डर होगा। अब कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्जेंट। देखो कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब सब लोग एक ही पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, एक एग्जैक्ट आंसर हम सबको पता है और उसी पे आ जाए। डाइवर्जेंट का मतलब होता है, अरे क्या हो गया, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा पेन मोटा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसी से काम चलाएंगे। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? देखो डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि ये है, ठीक है, आप यहाँ पे हैं लेकिन यहाँ पे सारे लोग हैं लेकिन सब अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं, है ना। जब सब लोग सोचेंगे, सब लोग मिलके, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन सिस्टम में, जब सब लोग सोचेंगे तभी तो आप अच्छे आइडियाज के साथ निकल के आएंगे, है ना। आपकी चेयरमैनशिप के अंडर जो है आप सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग तो नहीं कर सकते कि आपको बस एक ही आइडिया पर आ जाना है, सब लोग सोच रहे हैं, ठीक है भाई एक ही आइडिया आया सबके दिमाग में, ऐसा नहीं हो सकता। कन्वर्जेंट थिंकिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड होती है, एक ही चीज तक सीमित हो जाती है। लेकिन डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि आप डाइवर्स हो गए, डाइवर्सिटी है आपके आंसर्स में, आपके
आइडियाज में, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पर आपको अपने आइडियाज में जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग लानी होगी, ताकि जो है एक ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम के सुधारने के लिए आप एक बड़े लेवल पर काम कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। और मतलब ये 10 क्वेश्चन थे और इसके बाद हम मंडे को मिलेंगे, आई होप सो कि मंडे को मिलेंगे, है ना। तो उसमें देखते हैं और क्या कर सकते हैं, वो चीजें मैं देखूंगी, सोचूंगी। तो बस यही है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छा रहेगा तो फिर देखेंगे, वो भी चीज़ है। क्योंकि अंकित सर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊं डेली, तो मैं करा रही हूं, क्योंकि बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, उसमें से निकाल रही हूँ थोड़ा सा, है ना। और मतलब यही कहूंगी कि थोड़ा मेहनत करते रहिए, कर रही हूँ। ठीक है, आपके क्वेश्चंस लेती हूँ कहीं कहीं से, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इन क्वेश्चंस में जो है आपको नहीं कराती हूँ, ऑब्वियसली मैं इन क्वेश्चन में हर एक टर्म आपको समझाती हूँ। अगर आप समझदार हैं तो आप अपनी कॉपी रखिए, जो भी टर्म आपकी रिलेटेड टर्म आती है, मैंने आपको बता दिया लर्निंग है तो लर्निंग के नोट्स बनाइए, उसमें कौन कौन सी ऐसी टर्म्स आई हैं जो आपने नहीं पढ़ी थी, वो फटाफट अपने नोट्स आप लिखते जाइए। ठीक है, ये समझदारी होगी आपकी। ओके, तो इसी के साथ बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।